नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुए केंद्रीय बजट में युवाओं को 60 लाख नौकरी की बड़ी तस्वीर दिखाई गई है। आखिर मतदान से पहले युवाओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही है और अच्छी नौकरी के कम होते अवसर और इससे नाराज युवाओं को मनाने की इस कोशिश के भी सियासी मायने हैं। भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेक इन इंडिया के तहत नई नौकरियां देने का ऐलान किया हो, देश में रोजगारी की रैंकिंग में टॉप 3 वाले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति विस्फोटक है। रोजगार पर हमने सरकारी दावों की पड़ताल की तो पता चला कि सरकार और पार्टियां आम लोगों को आंकड़ों के जाल में उलझा रही हैं। बीते 5 सालों में 4 चुनावी राज्यों यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 25.61 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अकेले यूपी का अगर जिक्र करते हैं तो अकेले यूपी में 16.13 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं और सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाले फैक्ट भी सामने आए हैं। यूपी में नौकरी की तलाश से थक चुके युवाओं की संख्या दिसंबर 2017 में 9.93 लाख थी और यह 4 साल में बढ़कर 29.72 लाख तक पहुंच चुकी है। यानी ये वो संख्या है जो युवा रोजगार की तलाश में था, रोजगार नहीं मिला और थक हार के अब वो घर में बैठ गया है। वो ये उम्मीद छोड़ चुका है कि अब उसे रोजगार मिलेगा। बड़ी संख्या में ये बेरोजगारी बढ़ती नजर आ रही है। और चर्चा आज इसे मुद्दे पर करेंगे, रोजगार को लेकर के जिस तरीके से आंकड़ों से बाजीगरी की जाती है, स्थिति क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिलहाल सीके ठाकुर जी कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। सीके ठाकुर साहब जी, चुनावी मौसम है, रोजगार की बात हो नहीं रही, मंदिर मस्जिद तमंचा जिन्ना पाकिस्तान यही सब चल रहा है। कैसे होगा? देश का भविष्य किस ओर जा रहा है? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं बेरोजगारों को अच्छा नौकरी दे रहा हूँ, अच्छा अवसर दे रहा हूँ और बैक टू बेदाज मतलब पीछे की ओर ले जा रहे हैं इनको। आज आधुनिक युग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज कल जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिटकॉइन जैसे मुद्रा को अप्रत्यक्ष रूप से उसको समझिए 30% का कहा कि 30% हम लेंगे टैक्स और आप उसको कर सकते हैं। तो इस टाइप का जब आज ये युग में आ गए और लोगों को पीछे की ओर ले जा रहे हैं कि भाई आप वेद की ओर जाओ, आप धर्म की ओर जाओ और आप जो है अब रोड करेंगे क्या। कोरोना महामारी के कारण लोग जिसकी नौकरी चले गए, जो फैक्ट्रियां बंद हो गई और एक तो महंगाई का, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में भी हम जाते हैं तो प्राइवेट भी कहाँ रहेंगे, फैक्ट्री चलेगी तब तो। लोगों के पास पैसे नहीं है, जो फैक्ट्री संचालक हैं, जो फैक्ट्री चला रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है। सरकार घोषणा करती है कि ठीक है हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप काम करिए, लेकिन आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वहाँ सब कुछ लेके बैठते हैं कि आपको ये नियम लगेगा, इतना नियम लगेगा। मैं आपको एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी मैंने अपने अकाउंट में 20-20 हजार रुपया करके 3 बार डलवाया महीने में और तीसरे ट्रिप में 59 रुपया मेरा कट गया। तो मेरा कहना है कि जब बेरोजगार अपने पैसे जमा करने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किस बैंक में जाएंगे। हर जगह सरकार पहरा लगा के रखती है। ये अच्छी बात है, टैक्स लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन लो आप उन लोगों का टैक्स माफ कर रहे हैं जिनको कि दुनिया भर का जिनके ऊपर लोन है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। पेट्रोल का दाम उतना है, लोग मोटरसाइकिल से जा नहीं पाते हैं, कहाँ जाएंगे रोजगार की तलाश में। और जब आप एक बात देखेंगे कि जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद
बेरोजगारों का गिनती बंद हो गया। श्रम विभाग से बेरोजगारों की गिनती हुआ करते थे, उसको उन्होंने लमसम में कर दिया। मैं योगी जी का एक बयान देख रहा था 3 दिन पहले। एक हमारी एडिटर किसी टीवी की थी, उनसे वो बात कह रहे थे कि मैंने इतना रोजगार दे दिया, मैंने इतना अवसर पैदा किया, मैंने ये किया। कुछ भी नहीं किया। वो सब देखिए, सब छोटी दलील है, सब आंकड़े सामने ला करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक भयावह स्थिति है। लोग मजबूर हो रहे हैं। पढ़े लिखे MA BA करके लड़के अभी जाके लेबर का काम कर रहे हैं। तो ये काफी स्थिति खराब हो रही है। योगेश जी, ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग के माध्यम से आपने इस चर्चे को उठाया, बहुत बड़ी बात है। और अभी चुनावी मौसम में लोगों को यह भी देखना चाहिए, जो वोटर होंगे वह जानना चाहिए कि किस सरकार ने मेरे लिए क्या किया है। माननीय योगी जी के कार्यकाल में बेरोजगारों का फौज तो और भी बढ़ गया है। इसलिए लोगों को सोच समझ के वोट करने की जरूरत है इसमें। योगेश जी बिल्कुल। लेकिन सीके ठाकुर साहब जी, सवाल यहाँ पर ये भी एक उठ रहा है। दरअसल अगर भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक रही है तो जो विपक्ष के दल हैं वो भी तो मुद्दे से ही भटक रहे हैं, वो भी कहाँ मुद्दे की बात करते नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड में हेमंत जी की सरकार है और कांग्रेस और झारखंड की नेता मिलकर के सरकार यहाँ चला रहे हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि रोजगारों का अवसर, जितने भी पारा शिक्षक थे उसको इन्होंने रेगुलर करने का काम कर रहा है और नियुक्त बड़े निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो पूरा कंसस है और काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय मोदी जो केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकार, वो तो बिल्कुल ही रोजगार का अवसर नहीं दे रहे हैं। सब कुछ जो सरकारी चीज है, चाहे वो रेल का पास बेचना, आप देखेंगे लाल किला तक को अडानी जैसी कंपनी को दे दिया। तो कहने का मतलब है कि ऐसी जो सरकारीकरण है, जो हमारी PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ये सबको प्राइवेट करके जो 10,000 करोड़ की कंपनी उसको 200 करोड़ में बेच दे रही है। तो ये सब बहुत बड़ा असमानता ला रहा है देश में। लेकिन फिर भी ये लोग हिंदू मुस्लिम धर्मवाद के आधार पर सरकार में आ रहे हैं। अब तो यहाँ क्या कहा जाए, हम लोग ये कह सकते हैं भगवान भरोसे हम लोग चल रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस समय अगर कई कंपनियों का जिक्र करें, चाहे प्रयागराज में जिक्र करें या अन्य जगहों का जिक्र करें, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि दरअसल वो बंद होने की कगार पर आ गई हैं या कुछ तो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो स्थितियां हैं, वहां का एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, वहां के लोगों को निकाल तक दिया गया, ऐसे हालात पैदा हो गए। जी यही तो अभी जो सरकार, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक चुनाव का सबसे बड़ा निर्णायक होगा और 2024 के लिए एक माननीय मोदी जी को सबक भी होने जा रहा है। और इसके माध्यम से माननीय मोदी जी को चेतना चाहिए और लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया कराना चाहिए। ये हम उनसे एक करेंगे। बिल्कुल। देश बंधु दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है देश बंधु जी? धन्यवाद, बिल्कुल मिल रही है। बताओ देश बंधु जी, दरअसल आज चर्चा कर रहे हैं रोजगार को लेकर के कि रोजगार जिस तरीके से घटता नजर आ रहा है, बेरोजगारी चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन कोई मुद्दे की बात करता नहीं नजर आ रहा है। उसमें आप भी वहीं पर खड़े हुए हैं। नहीं मित्र, देखिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। कल हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी ने इतना बढ़िया बजट पेश किया। देखिए, सबसे पहली बात है, इस कोरोना कालखंड में भी पूरा बजट जो है 35%, ध्यान से पढ़े, 35% की वृद्धि हुई। और 35% की वृद्धि जानते हैं बजट का। देश बंधु जी, मुझे लगता है कि 12 से 15 मिनट तो हम सुन ही रहे होंगे योगी आदित्यनाथ जी को। आप भी सुन रहे होंगे? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। कोई एक ऐसा शब्द बता दीजिए इस 12 से 15 मिनट में जिसमें उन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात की हो। देखिए मित्र, जैसा कि आपने 10 से 15 मिनट तक 14 वर्ष में हमारी सपा और बसपा की सरकारें रही और यह प्रदेश जब हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री ने दायित्व संभाला तो इतनी जर्जर स्थिति में रहा। इनके कुकर्मों को
सुकर्म में बदलने में कुछ समय लगा, लेकिन फिर भी गाड़ी हम पटरी पर लाए और गाड़ी और रेलगाड़ी दौड़ रही है। और रही बात, आपने कहा कल रोजगार की बात, तो 35 जब आदमी के हाथ में पैसा आएगा, तो मैंने जो बात कही थी वहीं से शुरू करूंगा। डिमांड और सप्लाई का जो समीकरण होता है वो इक्वेशन बनती है, और किसानों के भी हित में देखिए, उनको 2,37 लाख करोड़ का लगभग बजट एलोकेशन में इंक्रीमेंट किया है। एमएसपी पर भी हम देखिए लगभग 1,63 करोड़ किसानों से के खाते में हमने सीधे डिजिटल माध्यम से भुगतान किया। और ओडीओपी जो हमारी जान रहे वन योजना में तमाम तकनीकी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल विकास है, नाबार्ड की बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए, सबको हुनर सबको काम, इस माध्यम से हमने लगभग 4 करोड़, और आप जानिए कोरोना की विभीषिका में आपने देखा होगा जहां विकसित देशों की भी जीडीपी गिर गई, वहां हम भी देखिए लगभग 9% की वृद्धि से, अंदाजा आरबीआई का आकलन है, हम विकास कर रहे हैं। और इस आपातकाल में भी हमने लोगों की रोजी रोटी, और यहाँ तक कि देखिए कल भी घोषणा हुई और इससे पहले भी सबको छत की व्यवस्था कराई। 40 लाख घर हमने दिए और 60 लाख घर 2022-23 वित्तीय वर्ष में हम बनाएंगे। इसके अलावा आप जानते हैं 39.5 देश का लगभग 40% एमएसएमई उद्योग से हमारा व्यापारी वर्ग जुड़ा है। उसके भी टैक्स का भी देखिए हमने न अगर बढ़ाया नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इस समय देश भी बड़ा आर्थिक दौर से गुजर रहा है और काफी चीजों को सोचना पड़ता है। तो हमने यह ध्यान रखा कि हमारी एमएसएमई सेक्टर जो छोटे उद्योग हैं उन पर किसी प्रकार का टैक्स भार न लगाया जाए। उसके अलावा भी अन्य योजनाएं के माध्यम से बहुत अच्छा बजट दिया गया है, और निसंदेह 22-23 में हम फिर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेंगे, और हम विश्व की 5 इकोनॉमी में पहुंचने का जो विजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए, सभी को रोजगार व्यवस्था करते हुए हम निसंदेह विश्व गुरु के मार्ग पर फिर अग्रसर। बात समझ में नहीं आती है। दरअसल देशबंधु जी, आप कह रहे हैं कि विश्व पटल पर आप सबसे आगे पहुंचेंगे, कैसे बनेंगे विश्व गुरु? आप इतनी ज्यादा योजनाएं गिना दिए हैं, एमएसएमई के जरिए यहाँ रोजगार दिया, वहाँ रोजगार दिया, यहाँ लघु उद्योग खुला, वहाँ मध्यम उद्योग खुला, कहाँ खुला भाई? 400 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और 4 करोड़ युवा, 4 करोड़ बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में। सीधे सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि प्रत्येक विधानसभा में 1 लाख लोग बेरोजगार हैं, और 1 लाख पता है, और एक विधानसभा में लगभग जो मतदाता होते हैं वो 3.5 लाख के आसपास होते हैं, 3,75,000 के आसपास। 1 लाख लोग जो बेरोजगार हैं वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं। बाकी लोग कितने बेरोजगार होंगे पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं हम रोजगार दे दिए हैं, आप 80 और 20 का जिक्र करते हैं, 80% और 20%। अरे 80 वाले में उठा लीजिए प्रभु, 72% लोग ऐसे बेरोजगार हैं। आप किसको रोजगार बांट रहे हैं, कहां बांट रहे हैं? ये हम कोई आंकड़ा हम अपने घर से लेकर के नहीं आए हैं, ना हम बनाए हैं, ना हमारा संस्थान ने बनाया ये आंकड़े। ये आंकड़े आप देख सकते हैं, खुद एजेंसियों के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। मैं जवाब दूं? दीजिए। देखिए, आपने 80% की बात की, हम तो हमें विकास की बात करते हैं, हम तो गन्ने की बात करते हैं। देखिए, मुद्दा इन्होंने नहीं छेड़ा। जब हम गन्ना और विकास की बात करते हैं तो ये जिन्ना हम देशबंधु जी सीधा सा सवाल और बहुत सिंपल सा जवाब आपसे चाहते हैं। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था इनके सपा बसपा शासन काल में आपने देखा होगा 80% से ज्यादा चीनी मिलें बंद हुई। कहाँ गया पैसा? अभी आपने देखा मुख्यमंत्री ने कसम दिया, बताइए कमरों में पैसा निकल रहा है। यही विकासवाद है, यही समाजवाद है।
यही परिभाषित करना चाहते हैं। अरे और 5 रही साल बात बाद जो क्यों निकल रहा है रोजी- प्रभु? ये तो आपकी सरकार आते जो ही रोज- आपने कहा था कि 90 दिन में युवाओं को रोजगार देंगे। आपने कितने सभी को कहां रोजगार, कितनी अपनी भर्तियां निकाली? आप बताइए। आप 5 महीने से जो है छात्र वहां पर, स्टूडेंट लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं भर्ती निकाली गई। 5 साल में आपने कितनी भर्तियां निकाली? आप बताइए। एक मिनट दीजिए। देखिए, ये एक वैश्विक महामारी, ये भी आप जानते हैं कि नहीं, विश्व की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था भी गिर गई। एक तरफ हमें लोगों के जीवन को भी बचाना था। अच्छा, इस तथ्य को आप मानेंगे कि नहीं, 24 करोड़ वैक्सीन है। अभी पिछले 2 दिन 48 घंटे में भी लगभग 100% लोगों को हमने पहला डोज लगा लिया। क्या ये केवल वहम है या ये केवल वैक्सीन वो खा के जिंदा रहेगा कि वैक्सीन पी के? देशबंधु जी क्या बात कर रहे हैं आप? आपको एक हिंदी शब्द बोलते हैं, रुक जाइए, सुन लीजिए। आपको शायद आपको पता होगा या नहीं पता, भगवान जाने, मुझे नहीं पता है। कछार शब्द जानते हैं? किसका? कछार। कछार? हाँ, नहीं जानते? मैं बता रहा हूं। कछार शब्द का इसलिए जिक्र किया क्योंकि कल सदन के अंदर जब बजट पेश हो रहा था तब यह जिक्र किया गया कि गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए भी अब जो खेती करने का जो प्रावधान किया गया है, ड्रोन सिस्टम से बताया जा रहा है कि अब ऑर्गेनिक खेती कराई जाएगी। नहीं, आपने सुन लीजिए, गंगा के किनारे के जो गांव होते हैं उनको कछार कहते हैं देहाती भाषा में। देखिए, आपने जो बताया, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए ना प्रभु, सुन लीजिए। नहीं, अब मेरी बात सुनिए। आपने वो चंद में कहा, अब मैं बताता हूँ उसको, जो है टेक्निकल भाषा में गैजेटिक बेल्ट एरिया कहते हैं। ठीक है, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं प्रभु, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ज्यादा पढ़े लिखने वाली बात नहीं है। आप हिंदी बोली होगी, हो सकता है तकनीकी शब्द मुझे आता होगा। नहीं तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, बता रहे हैं, सुन लीजिए। अब बात तो सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो बात तो सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिया है। अरे भाई, आप वैक्सीन दे दें, वहां के खाने के लाले पड़े हैं लोगों को। आप उनको कह रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। वैश्विक महामारी आई है, आपने बजट पेश किया है, आपने 25 साल का विजन ले लिया। अटेंडम कुछ करना था ना आपको। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग कौन सा हुआ? मिडिल क्लास की फैमिली। मित्र, आपने जो कहा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या हमारी डबल इंजन कार में, आप देखिए, विश्व की स्वास्थ्य की अच्छी से अच्छी जहां सेवाएं रही वो ध्वस्त रह गई। तब भी आप जानते हैं, विश्व में भारत आबादी के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान है। फिर भी हम अपनी 137 करोड़ की आबादी में लगभग 98% लोगों की जान बचा पाए। यह विजन ही था, यह हमारे स्वास्थ्य विभाग के और हमारे डॉक्टरों की असीमित मेहनत ही थी। ये आप जैसे मीडिया बंधु का जो चौथा स्तंभ है, हमने उसकी सराहना की, हमने उसकी तारीफ की, हमने कहा कि वो अच्छा काम हुआ, वैक्सीनेशन का काम हुआ। और जब विपक्ष इस बात को कह रहा था कि नहीं ये बीजेपी की वैक्सीन है, तब भी हम ये विपक्ष की निंदा कर रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन को सभी को लगवाना चाहिए। मित्र देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, वैक्सीन सभी को लगानी चाहिए। आपके चौथे स्तंभ मीडिया बंधु ने भी बहुत योगदान किया, इसके लिए मैं सभी मीडिया बंधु की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन आप बताइए, अगर आपके पास भी, मैं एक सामान्य सा प्रश्न पूछूं, यदि कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान ढूंढते हैं या हमारे पास समाधान है उसमें समस्या ढूंढते? समाधान खोज कहाँ रहे हैं प्रभु आप? कोरोना, अब वैश्विक महामारी के बाद कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? सरकारी आंकड़े उठा के तो देखिए आप। इसका मतलब आप आंकड़े नहीं उठा के देखे हैं। खैर ठीक है, आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। आपको आवाज आ रही मेरी? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। नमस्कार करता हूँ आप सबको। जी आशुतोष जी, जिस तरीके से चुनावी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, लोग हर तरीके की बात करते हैं, सत्ता में आने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए साम दाम दंड भेद सारी कोशिशों में लगी हैं। उत्तर प्रदेश का ही जिक्र कर लिया जाए तो सबसे बड़ा सूबा है देश का, और प्रभु राम की धरती, प्रभु कृष्ण की धरती, भोलेनाथ ऑलरेडी यही हैं, काशी विश्वनाथ। ऐसी पावन धरती पर ये राजनीतिक लोग जो हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ये कहें कि प्रदेश को खोखला कर रही हैं तो गलत शब्द नहीं होगा। नौजवान भटक रहा है, युवा दर दर ठोकर खा रहा है, लाठी खा रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, और सरकारी आंकड़ों में उन युवाओं को उलझाया जा रहा है। चुनाव आते ही उनसे
रोजगार की बात, मुद्दे की बात हो नहीं रही है, स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो नहीं रही है। सब इधर उधर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी कर रखे हैं। ये कहां जा रही है राजनीति, आशुतोष शर्मा जी? आशुतोष जी, आशुतोष जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, आशुतोष जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सीके ठाकुर साहब जी, ये दरअसल केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हश्र नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारें भी रही हैं जो वो भी कहीं ना कहीं कुछ छोड़ के गई है ना। अब उसको बीजेपी ढो रही है और यही आरोप बीजेपी लगा रही है कि दरअसल सुधारने में वक्त लगेगा, समय लगेगा। वो इसी बात को कह करके पल्ला झाड़ ले रही है। देखिए योगेश भाई, सरकार पूरी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ न कुछ काम होते रहा था, नौकरियां में भर्ती होती रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक आंकड़ा जो नेशनल स्ट्रेटेजी आयोग ने दिया था 2017-18 में, आपको याद होगा कि टोटल जो पिछले 45 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया था। क्योंकि जो नोटबंदी उन्होंने किया था एकाएक, बिना प्लानिंग का जो नोटबंदी इन्होंने किया था, उससे पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई हिंदुस्तान की। उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री वित्त मंत्री रहे हैं, कभी भी उन्होंने प्रयास नहीं किया कि कोई अच्छी व्यवस्था दी जाए। और लगातार फिर वो अपना केवल, मैंने बार बार कहा कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के धर्मों में बांट करके, लोगों को बांट करके केवल अपना जुमला फेंकते रहे, और लोग जो उसके पीछे फिर पुनः दूसरी मोदी सरकार आई। तो कहने का मतलब है कि बेरोजगार, मैंने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा 17 में ही, और आज समझ लीजिए कि फिर से उनकी सरकार बनी है और फिर से अभी कहाँ चला गया देश, ये कहना मुश्किल है। लेकिन पिछली सरकार जो भी रही है उनके लिए हमेशा वैकेंसी आती रहती थी और लोग नौकरी पाते रहते थे, ठीक है। लेकिन पूरी का पूरी 100% नौकरी नहीं होता था, लेकिन 80% उन्होंने कवरेज करने का प्रयास करते ही रहा। बेरोजगारी जिस ढंग से जनसंख्या बढ़ रही है उसके कई गुना बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो इस पर तो माननीय मोदी जी या उनके जो कैबिनेट है, सबको देखना पड़ेगा सेंट्रल लेवल से। अब अभी मैंने माननीय योगी जी को सुन रहा था आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने जो कहा कि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, लाखों को रोजगार। कहाँ एयरपोर्ट में किसको रोजगार मिलने वाला है, आप ये बताइए हमको। कहाँ उनकी नौकरी लगेगी? सारा सिस्टम आप बेच रहे हैं। आपने खुद कहा कि जो इलाहाबाद के आसपास जितना भी था वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही है, बंद हो रही है। और अभी भाई हमारे जो साथ में बैठे दीक्षित साहब कह रहे थे कि बिल्कुल ही योगी जी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, सब केवल जुमलेबाजी है, हवा हवाई है। तो इससे देश नहीं चलने वाला है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति आ गई है। हम लोगों को, खास करके सभी लोगों को मिलजुल करके इस मुद्दे पर आना चाहिए कि बेरोजगार को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाई जाए। अभी केवल बिटकॉइन या ऐसे मुद्रा को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। लोग, जो बड़े लोग हैं, केवल इसी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे पैसे। जो हमारे मध्यम वर्गीय है, आप उसको कहीं कहीं कुछ भी राहत नहीं दिए। सब लोग, आप देखिए, सबसे बड़ा रीढ़ है इस देश का मध्यम वर्गीय परिवार, किसान परिवार, आप उसको कहीं कुछ राहत नहीं दिए। तो यह एक बड़ी अनियमितता की स्थिति है। देश क्या होगा ये तो ईश्वर के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं। योगेश भाई बात ठीक कर रहे हैं। दरअसल हमने प्रयागराज का जिक्र इसलिए किया जी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वहां से चुनाव लड़े थे पहली बार, तो लोगों को लगा था कि अब इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां लगेंगी और औद्योगिक विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है, प्रयास किए गए, औद्योगिक संस्थाएं आई। अगर उसी में हम जिक्र करें तो जो मैं जिस तरीके से निकाला हूं, इफ्को कारखाना था उस दौरान लगा, वो हालांकि चल रहा है, लेकिन हाईटेक जो मशीनें हैं उसके अभाव में आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं। अब उसके बाद अलग अगर जिक्र करें तो मेजा की कताई मिल बंद पड़ी है। शंकरगढ़ क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ापन था, वहाँ भी पहली बार ग्लास फैक्ट्री लगाई गई, वो भी वर्षों से बंद पड़ी है। और भी तमाम सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। हमने इसलिए प्रयागराज का जिक्र किया। केवल प्रयागराज ही क्षेत्र नहीं है, और भी तमाम सारी जगह हैं। आशुतोष शर्मा जी, आपको आवाज आ रही मेरी?
मैं योगेश भाई, जी। मैं वही कह रहा था कि जितने भी पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो भारत सरकार जो कांग्रेस के शासनकाल में बना था, पीएसयू के पास काफी प्रॉपर्टीज है, काफी मशीनरीज है, अलग व्यवस्था, जैसे सेल है, रेल है, रेल है, ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन इनको क्या कर रहे हैं, इनको डेवलपमेंट के वजह ये सरकार बेच रही है प्राइवेट आदमी के हाथों में आने से, जिसमें लोगों को नौकरी में लाख रुपया सैलरी मिलना चाहिए आज के देश में, उसको 10,000 रुपये ला के रख देता है। लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लोग भोजन नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति आ गई। तो सरकार को अपने ध्यान देना चाहिए कि यदि जैसे सेल है, सेल बोकारो है, सेल भिलाई है, सेल राउरकेला है, सेल की कई इकाइयां हैं, उसकी जितनी भी जमीनें हैं, जितना उनका प्रॉपर्टी है, सबको और बढ़ा करके, जहां जहां पर हमारी 14 दमन पट्टियां चलती है, प्लान था, वहां 7 रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, उसको बढ़ा के 14 से 20 करना चाहिए था, ताकि बेरोजगारों की समस्या दूर हो जाती। लेकिन वो घटाते घटाते और प्राइवेट कंपनी को बेच ठीक दे। है। ये बहुत ही खराब स्थिति है। आशुतोष शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी, आपकी आवाज आ रही है। आशुतोष शर्मा जी, दरअसल हमने जिक्र इसलिए किया, ये कह रहे हैं आपसे कि जो सियासतदान हैं, सियासी पार्टियां हैं, ये लगातार अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए और सत्ता पर काबिज होने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके के हथियार को अपना लेते हैं, लोगों के मुद्दे की बात से भटकते नजर आते हैं, रोजगार की बात हो नहीं रही है, शिक्षा की बात हो नहीं रही है। ये जो सियासत है किस दिशा की ओर जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं पिछले 50, 60, 70 साल से, जब से देश आजाद हुए, 70 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं हमारे को, सियासी पार्टियां तरह तरह के वादे करती हैं, तरह तरह के प्रलोभन देती हैं मतदाताओं को, उनको बताती हैं हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बात आप 100 दिनवा देते हैं, काम पूरे 10 भी नहीं कर पाते। ये तो भारत की राजनीति का परंपरा चली आ रही है पिछले 75 वर्षों से, जो हम देख रहे हैं। रही बात अब वर्तमान समय में, आज की तारीख में क्या हो रहा है कि काफी कुछ गिनवाया कि ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन जनता कह रही है कि ऐसा हमने कुछ नहीं देखा। मेरा इस मानने में मत ये है कि देखिए, जो ये आपदा, जो त्रासदी आकर के पड़ी है, पिछले 100 वर्षों में हमने इस त्रासदी को कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं करा। ये अचानक जो त्रासदी आई है, उस सब के बावजूद जो भी सरकार है, सरकार ने कुछ काम करे, कुछ नहीं करे, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। इस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या काम हुए, क्या नहीं हुए। हम ये कह रहे हैं कि पिछले 5-6 वर्ष में क्या काम हुआ। एम्प्लॉयमेंट, आप लोग कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, कहीं कोई नया रोजगार नहीं खुला है। सरकार अपने वादे कर रही है कि इतने नए रोजगार बनाए गए, हमने 45 लाख मकान बना के दिए, 2 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बना करके दिए, और बहुत से काम सरकार गिनवा रही है। अगर गिनवा रही है सरकार, कुछ ना कुछ तो कार्य किए होंगे। राई का तो पहाड़ बनता है, बिना राई के पहाड़ भी नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति अपनी रोटी सेकने में लगा है। आज के जमाने में ये कहना कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, हर कोई अपने अपने स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में बातें कर रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें, देश के 135-40 करोड़ की जो भी हमारी आबादी है, उस आबादी को टीकाकरण, ये जो अचानक ये आपदा आकर के पड़ी है विश्व को, जिससे पूरा का पूरा विश्व इस आपदा को झेल रहा है, 165 करोड़ लोगों का टीकाकरण अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। एक अच्छी अर्थव्यवस्था अमेरिका, जिसकी की ओवरऑल जीडीपी $20 ट्रिलियन है, सेकंड नंबर पे चाइना आती है जिसकी $14.5 ट्रिलियन है, थर्ड नंबर पे जापान है, इंडिया भी $2.66 ट्रिलियन के साथ 5वीं-6वीं स्थान पर है। इतने बड़े देश को टीकाकरण करना, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना 19 महीने तक, 2,60,000 करोड़ की कीमत का अनाज लोगों को देना, और इस सब के बावजूद, जैसा कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने सीतारमण ने कहा, ये आने वाला समय बताएगा कि कहां तक ये आंकड़े ठीक है, ये गलत है। हमारी अर्थव्यवस्था 9.2% के हिसाब से एक्सपेक्टेड ग्रोथ बताई गई है जीडीपी की भारत की, जो कि अन्य राष्ट्रों के मुकाबले में हम सबसे आगे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। दूसरा, 80 करोड़ लोगों को 19 महीने के लिए अनाज देना, अगर सरकार कुछ प्राइवेटाइज कर रही है
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सरकार ने रेलवे को प्राइवेटाइज करा, बैंक को प्राइवेटाइज करा, ये कोई भी कोई चीज प्राइवेटाइज करती है। एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, टाटा ने टेक ओवर कर लिया लास्ट मंथ, हम सभी लोग जानते हैं। एयर इंडिया कितना नुकसान उठा रही थी पिछले 10 साल 20 साल से, उस नुकसान की भरपाई कौन कर रहा था? क्या मैं पूछ सकता हूँ ये लोग जो सरकार की अच्छाइयों को गिनवा रहे हैं कि सरकार ने कितने वर्ष तक एयर इंडिया का नुकसान उठाया है और कितने 100 करोड़ से ज्यादा, कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान सरकार उठाती रही है। अब वही एयरलाइन एक प्राइवेट सेक्टर में चली गई, प्राइवेट सेक्टर उस नुकसान को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करता है, ये हम सब आने वाले टाइम में देखेंगे। बाहर की जितनी भी अर्थव्यवस्था, अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए, जापान का ले लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, सरकार ने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट विभाग अपने पास रखते, सारा प्राइवेटाइज है, सब निजी क्षेत्रों में है। ठीक है, और निजी क्षेत्र जो है पैसा कमाना अच्छी तरह से जानता है। दरअसल हम अगर जानना आप ये चाह रहे हैं इनकी आशुतोष जी, देखो- आशुतोष जी, जी बेरोजगारी चरम पर है। अगर ये कहें कि विस्फोट हो रहा है बेरोजगारी को लेकर के, तो गलत नहीं होगा। ऐसे में ये जो आपदा जो आई है, त्रासदी जिससे हम गुजर रहे हैं, कोरोना जो बीमारी है, इसमें बेरोजगारी बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की जो रिपोर्ट आई है आशुतोष जी, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि ये जो कोरोना काल था उसके बाद जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उसमें बड़ी मात्रा में बेरोजगारी सामने आई है। आप बिल्कुल और ये आप जो सरकारें ये कहती हैं कि हम अनाज दे रहे हैं, ये पता है ये हवाई बातें करती है। हम कह रहे हैं इन मंत्रियों को कुछ जानकारी ही नहीं होती है, सच्चाई ये है जमीनी स्तर की। मंत्री तो वही बोल देते हैं जो इनके सचिव कहते हैं, और सचिवों को ऑफिस से बाहर निकलना नहीं होता है, वो तो ले गए कि साहब यहां साइन कर दीजिए। आप बताइए, विभाग दे दिए जाते हैं, जिस विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो कैसे विभाग चलाएगा? जाहिर तौर पर है ना कि अधिकारी ही विभाग चला रहे हैं, और कौन अधिकारी जमीनी स्तर पर देखता है कि क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, किसको राशन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। देहात क्षेत्र में आज भी जाइए, अगर 4 बच्चे हैं किसी परिवार में, तो 2 बच्चों को वो प्राथमिक विद्यालय में इसलिए भेजते हैं ताकि वहां पर खाना खा के आए, वो भोजन कर लें। मिड डे मील में उनके भोजन का जो है जो भार है वो थोड़ा सा कम होगा। लाले पड़ रहे हैं खाना खिलाने के लिए, इतने लोग पलायन करके आए। ये हमारे आंकड़े नहीं है, सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग जिस तरीके से पलायन करके वापस आए हैं, उन लोगों के सामने रोजगार कहां है? आप कह रहे हैं मनरेगा में काम दे रहे हैं, मनरेगा में कितने लोगों को काम मिला है? आंकड़े के अनुसार 40,000 लोगों को केवल काम मिला है 100 दिन का, और 1,92,00,000 मनरेगा कार्ड में कार्ड धारक है। आप कहां रोजगार? ये लोग जो बता रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने एमएसएमई के माध्यम से लघु मध्यम 10,000 कोई लघु उद्योग माध्यम में कोई कौन सा खुलेगा भाई? आप बताइए। 10,000 में एक ठेला नहीं खोल पाएंगे आप, पान की गुमटी नहीं खोल पाएंगे। 10,000 में अगर सामान भरेंगे तो पान की गुमटी नहीं खोल पाएंगे। कौन सा उद्योग चला लेगा वो? और अगर उसकी दुकान ना चली तो दोबारा तो वो लेने लायक नहीं होगा 10,000 रुपए कहीं से। जमीनी स्तर पर देखने और समझने की जरूरत है ना। हवाई या फाइलों या कागजों में साइन कर देने से, वहां पर आंकड़े बता देने से मात्र इतने भर से लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। छात्र किस तरीके से मार खा रहे हैं, वो अगर उपद्रव कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनके उपद्रव का समर्थन नहीं करते हैं, बिल्कुल कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हालात ऐसे क्यों पैदा हो रहे हैं भाई? 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितनी भर्तियां निकाली? एक टीईटी की भर्ती एग्जाम होना था, उसका भी पेपर लीक हो गया, उसके बाद दोबारा पेपर कराना पड़ा। कितने एग्जाम कराए गए? यूपीएससी में कितनी बार भर्तियां निकली? उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी बताया इस बात को? या विपक्ष ने कभी जानने की कोशिश की? विपक्ष ने कभी विधानसभा का घेराव किया कि यूपीएससी में 5 सालों में कितनी वैकेंसी निकली है? सब मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों के जो बच्चे हैं वो फॉरेन में पढ़ने जाते हैं,
बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। इनको बता दे कोई राजनेता ना कि कितने लोगों को सेना में भेज रहे हैं अपने बेटों को। देशभक्ति तो सब सारी राजनीतिक पार्टियों के अंदर जागी है, लेकिन कोई राजनेता, कोई विधायक, कोई मंत्री नहीं कहता कि हम अपने बेटे को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करेंगे, सेना में भेजेंगे, पुलिस की वर्दी पहना लेंगे। कौन नेता ऐसा कह रहा है बताइए मुझे जरा। राष्ट्रभक्ति की अभी बात करिए तो सारे बखान पुलिंदा खोलना शुरू कर देंगे सारे राजनीतिक दल। ऐसा लगेगा कि सारी राष्ट्रभक्ति इन्हीं के अंदर है, किसी के अंदर है ही नहीं। बच्चे का सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराता, कोई अपने बच्चे को सेना में भर्ती नहीं कराता, कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। शर्मा बात साहब, आपकी जी शर्मा साहब, आप कह रहे थे एयर इंडिया की बात कह रहे थे। एयर इंडिया को सरकार चला रही, उसमें तो सरकार के ही नुमाइंदे जितने भी लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाना, उसका बिल बनाना, उस पर वो डिपेंड था। और एयर इंडिया में कितने लोग काम कर रहे थे। मैं दूसरा बात कर रहा हूँ। आपने कहा PSU जैसे एयर इंडिया को बेच दिया, आप सेल को क्यों बेच रहे हैं? सेल की इकाई को क्यों बेच रहे हैं? सेल में चपरासी से लेकर के अफसर तक काम करते हैं। वहाँ हर लोगों का जो उस एरिया में जितने लोग काम कर रहे हैं, कारगर होते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रोजगार। अब सेल बोकारो की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ 60,000 आदमी एम्प्लॉय थे, आज घट करके उसका संख्या 10,000 से नीचे रह गया है। मतलब क्योंकि उसका जानते हैं 14 ठाकुर साहब जी, देखिए एक बहुत सिंपल सा फंडा है ये। अभी हमने वही बात कही ना, आज तो शर्मा जी आ रहे हैं आपके पास, कि केवल ये डिबेट चैनलों में डिबेट करने से, चर्चा करने से भर से मात्र नहीं होगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे मात्र उससे नहीं होगा। आपको इसके लिए जमीनी स्तर पर उतरना आपकी जिम्मेदारी है। विपक्ष पर आप हैं तो आप जनता की, अगर सरकार कहीं अंधी बहरी बनी बैठी हुई है तो कम से कम आप जनता के मुद्दे, वही बात तो मैं बोल रहा हूं। आप ये बताइए मुझे, कितने दिनों आपने विधानसभा का घेराव केवल इसलिए किया कि छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है, छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है? कितने दिनों आपने घेराव किया 5 सालों में, आप बताइए। नहीं, घेराव और ये सब कार्यक्रम तो हम लोग लगातार चलते, सरकार के विरोध हम लोग काम कर ही रहे हैं। जिस कोई एक तारीख आप उल्लेख कीजिए जिस दिन आपने छात्रों के समर्थन में नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपने पार्टी के, आपके नेता जमीनी स्तर पर उतरे हो, सड़कों पर उतरे हो और उन छात्रों के लिए लाठी डंडे खाए हों। किन छात्रों को रोजगार क्यों नहीं दे रही सरकार? क्या वो छात्र जो पढ़ रहे हैं वो लाठी डंडे खाने के लिए बने हुए हैं? अगर एक FIR उन पर हो जाएगी, उनका भविष्य जो है बर्बाद हो जाएगा। वो इस तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उनको शौक तो है नहीं, उनको भी डर है ना कि अगर सरकार ने एक भी FIR लॉन्च कर दी उनके खिलाफ, किसी भी छात्र के ऊपर, भविष्य चला गया गर्त में। एक चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी, जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन की तो छोड़ दीजिए। आशुतोष शर्मा जी गलत कह रहे हैं, आप बताइए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा नेता लोग पावर में आने के बाद जब अपने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, वादे करने के बाद जब एक विधानसभा में बैठ जाते हैं, उसके बाद वो इन सब चीजों को भूल जाते हैं कि हमने जनता के लिए क्या कहा, हमारा जनता के प्रति क्या दायित्व है। किसी नेता को आप ये बता दीजिए कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, सरकारी अस्पताल में इलाज कराया, किसी बच्चे को मिलिट्री ज्वाइन कराई हो, कोई सामाजिक कार्य के लिए किसी बच्चे को आगे किए, सब अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए आते हैं अपना टाइम पूरा करते हैं, चले जाते हैं। नहीं शर्मा साहब, ये गलत आप कह रहे हैं। देखिए अभी आप झारखंड जाएं, झारखंड में देखें, हेमंत सोरेन की सरकार है, जनता से जितने वादे किए थे, जितने पारा शिक्षक से सबको रेगुलराइज करवाया उन्होंने, अभी वैकेंसियां धड़ाधड़ निकाल रहे हैं वो, तो आप वहां जाकर के देखें। ऐसा नहीं है सारे नेता, ये देखिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हवा हवाई नेता हैं, ये सब ऐसा काम करते हैं। लेकिन देखिए मैं किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं कह रहा कि आप झारखंड में इतना विकास दिखा रहे हैं। झारखंड का विकास भी सामने आएगा, ऐसी बात नहीं। झारखंड का जब पोल आएगा, झारखंड की भी पता लगेगी। जी ये आपका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। मैं एक जनरल उसमें बात कर रहा हूँ, जो जनरल बात है उसमें विकास कार्य जो है जनता को इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई है। अच्छे जो काम किए वो ढक गए हैं। 160-65 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो गया, 80 करोड़ लोगों को खाना मिल गया। कुछ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी क्योंकि कुछ फैक्ट्रियां, कुछ काम बंद हो गए। एक व्यक्ति कहीं फैक्ट्री में काम करता है, 100 आदमी काम करते हैं, तो वो फैक्ट्री किसी कारणों से बंद हो गई, तो वो लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी है। लेकिन जहाँ जहाँ आप प्राइवेट रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं।
अगर एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गई है तो टाटा जी का, अगर आप पहले दिन का उनका मैसेज सुने एयर इंडिया एम्प्लॉयज को, उन्होंने एक ही बात कही थी, अब आप अलर्ट हो जाइए, अब आपको काम करना है। बस एक ही संदेश दिया रतन टाटा ने अपने एम्प्लॉयज को, आप अपनी कमर कस लीजिए, आपको काम करना है। और वही एम्प्लॉय जो एयर इंडिया में काम करते थे आज उससे पहले से 4 गुना एक्टिव होकर काम भी कर रहे हैं। अगर कोई एयरपोर्ट बन रहा है तो एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है उसमें अलग अलग विभागों में नौकरियां भी, रोजगार के अवसर भी निकलेंगे। एयरपोर्ट कोई मशीन से नहीं चल रहा, ऑटोमेटिक नहीं चल रहा। आशुतोष शर्मा जी, वो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ग्रेजुएट छात्र जितने हैं ना, इतने बेरोजगार हैं, आप ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि हम घर घर इतने करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अगर राशन सरकार दे रही है तो सरकार को इस बात को मानना चाहिए ना कि जितने लोगों को राशन दे रही है उनके खाने के लाले पड़े हैं, उनके पास खाने की स्थिति नहीं है। ये अगर वो जानती है सरकार की इतनी बड़ी मात्रा में त्रासदी है, आपने कहा कि त्रासदी आई, और इतनी बड़ी मात्रा में आप भोजन के लिए की व्यवस्था करा रहे हैं, गेहूं और चावल उन्हें दे रहे हैं, अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, तब भी सब हरा हरा है। ये सोचना पड़ेगा। और देश बंधु जी, ये बिल्कुल आपको हम कहेंगे कि देखिए, जो अधिकारी होते हैं ना, ये सरकारों को हर लेते हैं। वोट मांगने आपको जाना है, आपके नेता को जाना है, इन अधिकारियों को नहीं जाना है। इसलिए फिर कहूंगा कि वक्त रहते आपको जागना ही चाहिए, और आगे आने वाले समय में जिसकी भी सरकार बने उनको जागने की बहुत जरूरत है। आपकी बने, सीके ठाकुर साहब की बने, या किसी अन्य दल की बने। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बेरोजगारी दर चरम पर बढ़ती जा रही है, यह बेहद चिंता का विषय है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल का नेता इस ओर ध्यान आकर्षित करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो केवल और केवल मुस्लिम हिंदू धर्म की लड़ाई, जाति मजहब में बटा हुआ पड़ा हुआ है, और वोट बैंक को अपने पाले में कैसे लाया जाए, यही एक केवल उसकी रणनीति है सत्ता पर काबिज होने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज के साथ। नमस्कार।